किसान शब्द बना है वो की और शान से जुड़ा हुआ है। तो की मतलब होता है क्रिया और शान मतलब होता है जिसमें आपको शान शौकत मिले, सम्मान मिले। तो ये एक सम्मानित काम है। जब वापस से हम लोग आए और इस पे लगे, तो हम लोगों ने स्टडी किया। तो जैसे मैं महाराष्ट्र में शिक्षा में रहा हुआ, महाराष्ट्र में बहुत दिन रहा, तो वहाँ के किसानों को जब हम देखते थे, यहाँ आने के बाद जब देखे किसानों की स्थिति में, तो आसमान और ज़मीन का अंतर नज़र आया। तो उसी मॉडल को देखते हुए और वर्तमान आधुनिक को देखते हुए किसान बनने का प्रयास कर रहे हैं। सफल हैं नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा। जैसे मैंने नौकरी भी किया था और महाराष्ट्र में पुणे में अपना व्यवसाय भी किया था। वो भी किया था तो उसका भी अलग चैलेंज है। वहाँ से आने के बाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ भी व्यवसाय भी मैं करता हूँ। मेरा पेट्रोल पंप है और खेती भी करते हैं। तो व्यवसाय और चैलेंज में कभी भी अर्थोपार्जन करना है तो उसमें चैलेंजेस आता है। चैलेंजेस को आप किस तरह से लेते हैं और क्या डेवलपमेंट देते हैं, उसका क्या आउटपुट आता है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है। किसान में करने में, ये खेती करने में, यहाँ का जो सरकार का जो नियम है, क्योंकि 2000 में झारखंड बना है और 2000 में झारखंड बनने के बाद यहाँ पे जितनी राजनीतिक दल है वो सबका सत्ता में सहभागिता कभी ना कभी रहा है। लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार का प्रायोरिटी किसान ही नहीं रहा है। डीएमएफटी का हमारे यहाँ पे 1000 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है जिला में, और उसका खर्च किसानों पे होना चाहिए, क्योंकि किसानी एक ऐसा चीज़ है जो अधिकतर लोग 100% देश के लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वो उसका उपयोग करते हैं या पैदा करते हैं या व्यापार करते हैं। और इससे बड़ा व्यापार करने वाला कोई क्षेत्र भारत में नहीं है खेती किसानी से। तो मेरा ये आग्रह आप लोगों के माध्यम से है कि हम समाज के लोग किसानों पर ध्यान दें, उनके प्रोडक्ट को खरीदें, और सरकार और यहाँ के जिला के जो पदाधिकारी हैं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारे, किसानों के जनहित में बाजार मुहैया कराए। खेती शुरू किए तो पहले ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे, जिसमें आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दलहन है, तेलहन है, सब्जी का उत्पादन हम करते थे अलग अलग तरीके का। लगभग 30-32 तरीके का सब्जी का हम लोग उत्पादन करते थे, फल का लगाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अलग अलग मॉडल तैयार किया। बाद में जो इसके गहनता पे हमने रिसर्च किया तो इसमें आज के डेट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी लेयर फार्मिंग चलता है। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब है कि एक चीज़ जो आप क्रॉप लगा रहे हैं तो मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने बागवानी किया तो इसमें फलदार वृक्ष भी है, इमारती लकड़ी भी है, आपका नींबू का भी है। तो इसके बीच में सब्जी का उत्पादन क्या क्या हम कर सकते हैं, ताकि साल में जब आम का पौधा तो साल में एक बार फल देगा, लेकिन उसके बीच में जो ज़मीन खाली है तो उसमें हम लोग वो लगा देते हैं, हल्दी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं। उसके अलावा सब्जियों का खेती करते हैं, बीच में आपका तेलहन का करवा देते हैं हम लोग। तो अलग अलग चीज़ों का जो क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है, वो मल्टी लेयर फार्मिंग हो गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है कि खेती पर आधारित जो उद्योग है आपके, जैसे पोल्ट्री हो गया, डकरी हो गया, फिशरी हो गया, आपका पशुपालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो ये आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। कि खेती किसानी में ज़मीन से जो उपज हो रहा है उसके अलावा भी क्या आप कर सकते हैं, और उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कैसे आप अपने खेतों में करके अपने लागत को घटा के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों मॉडल को हमने स्थापित करने का एक प्रयास किया है। हमारे पूर्वज खेतों से जुड़े हुए रहे, मेरे दादा रहे हुए हैं, मेरे दादी थी, माता जी हैं, पिता चूँकि सरकारी नौकरी में थे तो उनका समय बहुत कम यहाँ पे होता था, मेरे चाचा लोग रहते थे। तो जब बच्चा थे तो खेतों पे उन लोगों के साथ घूमा करते थे। फिर 96 में आप लोगों को ज्ञात होगा कि चतरा में उग्रवादी माओवाद चरम पे आ गया था। तो जब चरम पे आ गए तो यहाँ पे जितने भी खेती किसानी करने वाले लोग थे, ठीक ठाक जगह के थे, तो उनको माओवादी टारगेट किए। तो मेरे चाचा 96 में यहाँ से छोड़ के चले गए थे, हजारीबाग चले गए थे। उस समय हम 8वां में पढ़ते थे। तो उस समय हम 2 साल 96 से 98 यहाँ आके सारा खेती किए थे। तो पहला लगाव तो खेती से वहाँ हुआ था कि खेती से क्या किया जा सकता है, वहाँ पे आया। फिर जैसे ही हम अपना पढ़ाई लिखाई करके फिर पढ़ने के लिए महाराष्ट्र गए, फिर काम करने लगे, तो महाराष्ट्र में पुणे के आसपास का जो जगह है वहाँ पे खेती किसानी देखते तो किसानों की हालत देखते थे। तो मन में ये भाव रहता था कि खेती किसानी से भी पैसा आता है। दूसरा है कि आप यहाँ पे अनएजुकेटेड और अनऑर्गेनाइज जो लेबर सेक्टर है उसका सबसे अच्छा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो खेती किसानी में आप कर सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए यहाँ पे हम लोगों ने डेवलप किया, उस पर प्रयास कर रहे हैं कि और आगे क्या कर सकते हैं। जैसे हमने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया कुछ दिनों तक। उसके बाद एमबीए किए, उसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर में काम किया, इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया, टेलीकॉम में भी काम किया। उसके बाद अपनी खुद की कंपनी पूना में खड़े किए थे, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनी भी था, मल्टीमीडिया का इंस्टीट्यूट था, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग करते थे वहाँ पे। तो काम का मतलब ये है कि जिसमें आपको थोड़ा शांति मिले, सुकून मिले, 2 रुपये आए और समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वैसे काम का चुनाव होता है। तो पैसा कमाना आदमी का ज़िंदगी है। कहावत था कि बेटा पढ़े फारसी और बेचे तेल। तो मेरे बारे में लोग वही करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल जितना है दोस्त का पुराना वही बोलता है, क्योंकि मेरा अपना पेट्रोल पंप का व्यवसाय है। तो लोग बोलते हैं कि भैया पढ़े इंजीनियरिंग एमबीए किया, फिर वापस से तेल बेच रहे हो, खेती कर रहे हो। तो काम कोई बुरा नहीं है। सरकार की तरफ से केंद्र का योजना था कुसुम योजना, जिसके तहत हम लोगों ने अप्लाई किया था सोलर पंप के लिए, जो सामने लगा हुआ है। सोलर पंप लग गया, अप्लाई करने के 2 साल के बाद लगा।
लेकिन इसमें अगर कुछ खराबी आ जाती है पंप में, क्योंकि सोलर पंप सेट है तो नॉर्मल मिस्त्री बनाता नहीं है, तो इसके लिए पिछले 6 महीने से जिले का हम कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कंपनी का काट रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान है नहीं। तो मेरा सरकार से एक आग्रह होगा कि जो सरकारी योजना मिलता है तो उसके रख रखाव का जो दिक्कत होता है उसको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर सीआरआई का एक पंप खरीदे और ख़राब हो गया तो कॉल सेंटर को फ़ोन किए तो कॉल सेंटर का आदमी आपके यहाँ आता है, बना के चला जाता है। लेकिन कुसुम योजना का अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप फ़ोन करते रह जाइए, नहीं आएगा, सामान भिजवा दीजिए, 6 महीना तक रखे रह जाएगा, बोलेगा नहीं बन रहा है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है। तो सरकार से मेरा ये अपेक्षा और आकांक्षा है कि जो किसानों के हित में जो थोड़ा बहुत योजना चल रहा है तो उसका पोर्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पे वो चेक करे, जांचे कि क्या हो सकता है और क्या चल रहा है धरातल पे। आम का मेरे पास अभी लगभग 40 वैरायटी का आम है और हर वैरायटी का अपना गुण है, अपना स्वाद है, अपना साइज है, अपना रंग होता है। इमारती और फलदार दोनों वृक्ष है। इमारती में मेरे यहाँ पे शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी चारों पौधा लगा हुआ है। शीशम, सागवान और महोगनी का मिला के 1100 है, वो 3300 है। गम्हार का लगभग 2200 पौधा लगा हुआ है। लाल चंदन लगभग 300-400 के आसपास होगा। सफ़ेद चंदन 300-400 होगा। नींबू का 150-200 पौधा होगा। संतरा है, मौसम्मी का हमको लगता है कि पौधा है। नाशपाती का 50-60 पौधा होगा। अमरूद है, लीची है, अनार है, आपका सुपारी का है, नारियल का है, बेल का है। तो अलग अलग किस्म का जितने तरह का होता है उसको लाते हैं। अभी सेब का भी पिछले साल हम लगाए हैं कुछ, तो उसका भी चल रहा है। आम का लगभग 600-650 पौधा है हमारे पास। अंडा का है तो जो आपको बोले कि आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो है तो मैं दूध उत्पादन भी मेरा होता है। मुर्गी का, देसी मुर्गी का अंडा भी हमारे पास है। मुर्गी में आपका सोनाली का रखे हुए हैं। कड़कनाथ भी हमारे पास है, उसका भी अंडा निकलता है। बत्तख का अंडा है। मछली का उत्पादन होता है। बकरी का भी हमारे यहाँ पे है। और इसके अलावा अभी डॉग ब्रीडिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। शहरों में कुत्ते का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डॉग ब्रीडिंग भी करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपके पास घर का खुद का जानवर गाय और बैल वगैरह नहीं है तो हल जोतने से लेके आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है तो उसमें गोबर का व्यवस्था नहीं कर पाइएगा, तो आपको बाज़ार से केमिकल खरीदना पड़ेगा। डीएपी, यूरिया का यूज़ कीजिएगा। और गोबर में जो तत्व कमी हो जाता है वो आपका मुर्गी का जो वेस्टेज है उसमें मिल जाता है। सल्फर का प्रचुर मात्रा रहता है। आपका बकरी का जो वेस्टेज है उसमें आपको पोटास मिल जाता है। तो एक बार एक ही जगह पे गोबर का, गाय का गोबर रख दिए, भैंस का रख दिए, मुर्गी का वेस्टेज रख दिए, बत्तख का रख दिए, बकरी का रख दिए, तो उसमें नाइट्रोजन, डीएपी, फास्फोरस, पोटास कुछ आपको फिर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। और उस खाद में जो हम लोग रखते हैं, जहाँ पे खाद रखते हैं तो वहीं पे नीम और करंज का पत्ती भी हम लोग डालते हैं महीने में एक बार। उससे हमारा कीटनाशक का भी काम वो खाद कर देता है। हमारे यहाँ पे चैलेंजिंग है क्योंकि हम पठारी एरिया से आते हैं। पठारी एरिया से आने का सबसे बड़ा दिक्कत जो हमारा है, सिंचाई का साधन का बहुत कमी है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़मीन है तो यहाँ पे दोमट मिट्टी और बालू का होने से कारण से इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है और पानी का हमारे यहाँ बहुत कमी है। हमारे यहाँ का जो एक माहौल है, सामाजिक अवधारणा है कि अगर आप खेती करने आ गए तो लोग बोले कि लगता है कि बेटा को पढ़ाने के लिए आप भेजे, बेटा कुछ कर नहीं पाया तो यहाँ आके खेती किसानी कर रहा है। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव लाने का आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टिकोण में सोच का नज़रिया बदलना है और सरकार का सहयोग किसानों को समुचित तरीके से मिले। किसानी, खेती किसानी से लगभग हर तरह खर्चा काट के लगभग हमारा 15 से 20 लाख रुपये साल का आ जाता है। क्योंकि 15-20 लाख बोलते हैं तो ये 5 लाख का गैप इसलिए बता रहे हैं कि कभी अगर मौसम में अच्छा बारिश हो गया, बाकी अगर साथ दिया तो 20 लाख हो जाएगा, ख़राब हुआ तो 15-17 लाख आता है काट के। और उसके साथ में जो इमारती लकड़ी और चंदन जो तैयार कर रहे हैं तो वो आज 7-8 साल हो गया लगाए हुए और 7-8 साल के अंदर में वो 1.5-2 करोड़ का वो प्रॉपर्टी आपका तैयार हो जाता है। तो आमदनी इसमें कहीं कम नहीं है। इस पे काम करना होगा, लगन से काम करना होगा, सरकार का सहयोग देते हुए। इस पे छोटी-छोटी जो इंटीग्रेटेड और मल्टी लेयर फार्मिंग उसका कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा तो इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं मिलता है। परमानेंट तौर पे बोलिएगा तो 12 लोग यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे 40 से 50 लोग मजदूर लोकल मार्केट से दिहाड़ी पे मिलते हैं और उनका यूज़ होता है।